तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल किलिन सिटी की तरफ एक लड़की युनफे के साथ मूव कर चुका था। अब आगे तो गाइस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि इसका रीच बढ़े। नहीं तो मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, बाकी लोगों से तो ज़्यादा ही कर रहा हूँ क्योंकि नॉवल में टाइम ज़्यादा लगता है, बट मिल कुछ ज़्यादा नहीं रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो वांगलिंग ने क्यानकुन को इसलिए मार दिया था क्योंकि अगर किसी के भी डिसाइपल को, जैसे कि डुआनमो हो या डेविल लॉर्ड हो या हंचबैंग मैंग हो या एंशिएंट टेम्परर हो, इन्हें पता चले इनके डिसाइपल्स को, तो पक्का है कि इससे बैटल तो होगा और वो फालतू की मुसीबत है। खास करके अगर नासेंट लेवल का कोई डिसाइपल आ गया तो वांगलिंग के लिए मुसीबत हो सकती है क्योंकि अभी भी ये कोर फॉर्मेशन लेवल पे ही है। और वांगलिंग को इस चीज़ का दुख होता था क्योंकि पहले ये बहुत सीधा बंदा था, किसी को मारना नहीं चाहता था। अभी भी ये किसी को मारता है, इसे दुख तो होता ही है। और इसे याद आता है इसका फ्रेंड जो जैंगहो था उन लोगों को मार रहा था। अगर ये मतलब वांगलिंग की वजह से वो मारता नहीं है, अगर वो मर गए होते तो वांगलिंग इस मुसीबत में फंसता ही नहीं। मतलब टेंगवा वन या जो भी लोग थे, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होते। उसी के बाद से इसने डिसाइड किया था कि ये रूथलेस बनेगा। और क्योंकि वांगलिंग को इसका जो कंट्री जाओ था उसे छोड़े हुए 400 से ज़्यादा साल हो चुके थे, और इस दौरान वांगलिंग पुरानी चीज़ों को याद करता है कि काश इसके फोर्थ अंकल इसे वहाँ पर हेंग्यू सेक्ट में नहीं भेजे होते तो ये एक बंदा बनता, मतलब जो पढ़ाई वढ़ाई करने में होशियार था, तो लॉयर टाइप या कुछ वैसा बनता था। फिलहाल अपने को शांत करता है। और वांगलिंग एक चीज़ तो बना चुका था कि इसको किसको किसको मारना है, जैसे कि ओल्ड मैन जीमो, टेंग हुआ वन, पूनानजी, और जो वहाँ पर कॉर्प सेक्ट का हेड था उसे भी मारना है। यानी कि जाओ कंट्री की ये सोच रहा था। चौथे दिन ये लोग फिलहाल किलिन सिटी के आसपास पहुंच चुके थे। अब इस दौरान वांगलिंग, इसके बैग में एक टोकन था जिसमें थोड़ी हरकत होती है, ये इसे लीमुवान ने दिया था। मतलब ये जो शहर था शायद एक बीस्ट के ऊपर बना था, इसलिए कुछ वैसा उसमें हरकत सा हुआ था। अब क्योंकि इन्हें सिटी के अंदर प्रवेश करना था तो केलिन सिटी के बाहर में कुछ गार्ड्स थे। यूनफे इसे बताती है, मतलब ये लोग भी पावरफुल थे, कि ये लोग यहाँ पर चेकिंग वगैरह करते हैं। और यूनफे इस दौरान एक टोकन दिखाती है और कुछ स्पिरिचुअल स्टोन देकर ये किलिन सिटी में एंटर कर जाते हैं। अब वांगलिंग इस दौरान अपना डिवाइन सेंस को फैलाता है और ये फील करता है कि आसपास में दो बंदे हैं जो कि कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में हैं। अब यूनफे इसको कुछ चीज़ें बताते रहती है और वांगलिंग इससे कहता है कि मुझे अपने घर ले चलो। फिलहाल ये लोग एक ऐसे एरिया में एंटर करते हैं जहाँ पर यूनफे एक टेक्निक यूज़ करती है और वो ये लोग एक घर में प्रवेश करते हैं जो कि केव के जैसा था। और यहाँ पर टोटल 3 रूम थे। वांगलिंग घरों को स्कैन करता है, यानी कमरों को, और उसके बाद यूनफे से कहता है तुम्हारी जब इच्छा करे तुम आ जा सकती हो, बट किसी को अगर पता चला कि मैं वहाँ से आया हूँ, यानी क्योटिक ब्रोकन स्टार से, फिर तुम बचोगे नहीं। बस इतना समझो कि मैं सी ऑफ डेविल्स वाले एरिया में ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला, और जब मैं जाऊँगा तो तुम्हारे अंदर जो मैंने रेस्ट्रिक्शन डाला है उसे भी हटा दूंगा। अब वांगलिंग अपने रेस्ट्रिक्शन पावर से ये जो घर था इसको 2 भाग में बांट देता है, यानी एक बैरियर सा लगा देता है कि एक साइड ये रहेगा और दूसरे साइड घर के हिस्से में ये लड़की। अब वांगलिंग सेकंड डेविल को निकालता है और ये सेकंड डेविल वांगलिंग के कमांड पर यूनफे की तरफ बढ़ जाता है और यूनफे को पता भी नहीं चलता है। अब वांगलिंग फोकस खुद पे करता है और 200 सालों में जो ये लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड के जगह पे था उसके बारे में सोचता है, क्योंकि वांगलिंग के पास एंशिएंट गॉड का एक ही हिस्सा आया था, इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज। दूसरा जो पार्ट था जिसे कि इनहेरिटेंस ऑफ पावर कहते हैं, वो इसको नहीं मिलता है क्योंकि वो उस बंदे के पास था, लाल बालों वाले। इसलिए वांगलिंग थोड़ा चिंतित था कि अगर वो लाल बालों वाला बंदा वहाँ से निकल गया तो इसके लिए मुसीबत होगी, पर उसके लिए निकलना इतना आसान नहीं था। और वांगलिंग का ये मकसद था कि इस सी ऑफ डेविल से ये जल्दी कहीं और निकलेगा, और उसके लिए इसे एंशिएंट ट्रांसफर एरे को स्टडी करना पड़ेगा ताकि यहाँ से ये कहीं भी जल्दी ट्रैवल कर सके। और अब तक ये कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में अटका था, हालांकि हल्का सा गैप था नासेंट सोल जाने के लिए, पर वो अभी बहुत बड़ा लग रहा था। इवन जो ट्रेस होता है नासेंट सोल बनने का कोर फॉर्मेशन के ऊपर, वो भी बनना शुरू नहीं हुआ था। और इसके हिसाब से जो कारण था वो इसका जी रियल्म था, और इसका केलिन सिटी आने के एक और रीज़न था कि जी रियल्म के बारे में कुछ बुक्स वगैरह इसे मिल सके। अब वांगलिंग पहले एंशिएंट टेम्पलर के बैग को निकालता है, पर उस पर एक डिवाइन सेंस का प्रेशर था, यानी वो अभी भी वहाँ पर जिंदा था। अब इसको ये छोड़ देता है। फिर वो जो 10 लोगों का ग्रुप था उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे ये उन्हें निकालता है। 9 लोगों के जो लाइट थे वो डिम हो चुके थे, बस एक बंदा शायद उनमें जिंदा हो सकता है। पर वांगलिंग जब इन 9 लोगों के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपना डिवाइन सेंस भेजता है तो मानो एक और डिवाइन सेंस था जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। इसे याद आता है कि वो जो ओल्ड मैन था उसने कुछ इस पर शायद मार्किंग लगाया था। इस दौरान समय बीतते जाता है और 1.5 महीने निकल चुके थे, और इनमें से जो एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि बेसिकली शायद एक मिरर था,
उसके डिवाइन सेंस को ये डिस्ट्रॉय कर चुका था और अब इसे ये पढ़ रहा था, यानी समझने की कोशिश कर रहा था। और 49 दिनों के अंदर ये मिरर इसका बन जाता है और मिरर का जो इफेक्ट था एवेतार के जैसा था। अब इन दोनों वांगली इसके अलावा यानी मिरर को पढ़ने के अलावा कुछ रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग बना रहा था इंक स्टोन से, पर इसको कुछ मटेरियल्स चाहिए थे। उधर यूनफे जो वांगलिंग ने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसे तोड़ने की कोशिश करती, पर वो अब जान चुकी थी कि वो कुछ कर नहीं सकती। और बाहर में ये कुछ एक्सपर्ट्स भी ढूंढती है, पर वो भी इसका ये मसला ठीक नहीं कर पाते। और उन लोगों ने बताया था कि ये रेस्ट्रिक्शन ये तो अभी की दुनिया में यूज़ ही नहीं होता है, इसे पुराने समय के यानी मास्टर्स लोग यूज़ किया करते थे। यूनफे को क्या पता कि सेकंड डेविल जो था इसे ऑब्जर्व करता था, तो वांगलिंग को हर एक चीज़ पता चलता था। बट इसने अभी तक वांगलिंग का जो इन्फॉर्मेशन था वो लीक नहीं किया था, क्योंकि ये भी डरती थी। इधर वांगलिंग किलेन सिटी में घूम रहा था क्योंकि इसे कुछ रिसोर्सेज चाहिए थे, और वांगलिंग इसलिए इसको मौका भी दे रहा था इस लड़की को कि देखना चाहता था क्या कोई किलेन सिटी में है जो इसके रेस्ट्रिक्शन को तोड़ सकता है, यानी वांगलिंग के रेस्ट्रिक्शन कितने स्ट्रॉन्ग है ये भी जानना चाहता था। अब इधर वांगलिंग एक 5 माले की शॉप में एंटर करता है जिस पर लिखा हुआ था ट्रेजर रिफाइनिंग पवेलियन। वांगलिंग को याद आता है कि बहुत पहले नानडो सिटी में जब ये ली मुवान के साथ था तो वहाँ पर भी ये ऐसे कुछ खरीदने गया था, पिल फर्नेस वगैरह। और इसे याद आता है मतलब 200 साल बीत गए ली मुवान से मिले हुए, क्या पता वो जिंदा भी होगी कि नहीं। फिलहाल ये अपने दिमाग से ली मुवान को ऐसा निकाल देता है। अब वांगलिंग इस पवेलियन हॉल में एंटर करता है और सीधा इसके सेकंड फ्लोर पर जाता है जहाँ पर इसे एक जायंट ड्रैगन का स्किन देखने को मिलता है। अब इस सेकंड फ्लोर पर एक लड़की थी जो कि वांगलिंग को मतलब इसके पावर लेवल को जान लेती है एक स्पेशल टेक्निक से कि ये बंदा कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में है, और ये तुरंत ही बोलती है कि ये कंप्लीट ड्रैगन का स्किन है, अगर आपको इसके बदले में मतलब इसे चाहिए तो बदले में कुछ इसके बराबर का देना पड़ेगा। वांगलिंग को याद आता है कि बहुत पहले इसने ड्रैगन स्किन को एक्सचेंज किया था पिल फर्नेस खरीदने के लिए, और ये पूछता है कि ये तुमको स्किन मिला कहाँ से। अब ये लड़की भी बोलती है आप पहले बंदे नहीं हो जो इसके बारे में पूछ रहे हो, क्योंकि कंप्लीट ड्रैगन का स्किन मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब ये ड्रैगन मरा था तभी उसी समय इसके चमड़े को निकाल लिया गया था। और ये बताती मुझे नहीं पता इसने किसने एक्सचेंज किया था, पर ये हमें नांदो सिटी से मिला था और पिल फर्नेस के बदले इसे किसी ने खरीदा था यानी दिया था। और शायद लोग कहते हैं कि जिसने एक्सचेंज किया था वो बंदा मारा जा चुका है और कोई और नहीं था, ये मेरा लड़का वांगलिंग ही था जिसने इस स्किन को बेचा था, और अब ये स्किन यहाँ पे आ चुका है। फिलहाल वांगलिंग जो इसको मटेरियल्स चाहिए थे वो बाकी चीज़ें खरीद लेता है, क्योंकि वांगलिंग को जो भी चीज़ें चाहिए थे रेस्ट्रिक्शन फ्लैग के लिए वो उसे मिल चुकी थी। और जी रियन के बारे में ये डायरेक्टली नहीं पूछता है, घुमा फिरा के पूछता है, पर इसे कुछ मिलता नहीं। अब ये वापस लौट आता है गुफा में जहाँ पर यूनफे मिलती है, और वांगलिंग फिर अपने कमरे में चला जाता है और रेस्ट्रिक्शन फ्लैग बनाने लगता है। और वांगलिंग फिलहाल इंक स्टोन को यानी रेस्ट्रिक्शन फ्लैग बनाने के लिए यूज़ करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को रेजिंग द डिवाइस कहते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन फ्लैग के भी 4 लेवल्स होते हैं। वांगलिंग का जो पहला गोल था 999 रेस्ट्रिक्शंस बनाने का था, और जब कोई बंदा 9,99,999 रेस्ट्रिक्शन फ्लैग बना दे तो वो टॉप लेवल यानी लेवल 4 का रेस्ट्रिक्शन फ्लैग बना सकता है। इधर वांगलिंग इन्हें रिफाइन करने में लगा रहता है, और वहीं सेकंड लेवल के थ्रू इसे पता चलता है कि यूनफे अपने पिल फर्नेस को निकालती है फिर रख देती है, और ये पिल फर्नेस काफ़ी पुराना था। अब इस दौरान यूनफे अपने कमरे से निकलती है इस फर्नेस को लेकर, और एक गंदी नज़रों से मतलब घृणा की नज़रों से वांगलिंग के कमरे की तरफ देखती है, और फिर बोलती है कि सीनियर आप यहाँ पे हो क्या। और ये वेट करती है, 1 घंटा बीत जाता है। ये फिर से बोलती है सीनियर मुझे बाहर जाना है, क्या आप बाहर आ सकते हो। पर वांगलिंग कुछ कहता नहीं, और ये लड़की फिलहाल यहाँ से निकल जाती है। इधर 1 महीना बीत चुका था, और ये लड़की जाती और आती जब भी है वांगलिंग को ऐसा बताती थी। अब जब इस बार ये पिल फर्नेस को लेके जा रही थी तो वांगलिंग भी क्यूरियस था कि कुछ तो बात होगी, और ये फर्नेस जो है इस पर कोई स्पेल है, तभी वांगलिंग इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया था। अब इधर यूनफे को दिखाया जाता है जो कि काफी दूर आ चुकी थी, और यहाँ पर इसके सामने एक ब्लैक क्लॉथ में बंदा आता है। अब ये बंदा इसकी तरफ देखता है और फिर आगे निकलने लगता है। यूनफे इसे फॉलो करती है और ये दोनों किलिन सिटी से बाहर निकल जाते हैं। वांगलिंग इन चीज़ों को देख रहा था सेकंड लेवल के थ्रू, और फिलहाल ये भी धीरे धीरे इन्हें फॉलो करता है। और वांगलिंग क्योंकि सेकंड लेवल पर इसका डिवाइन सेंस का मार्क था, तो ये समझ जाता है कि वो जो ब्लैक क्लॉथ वाला बंदा है उसके पावर को कि वो कोर फॉर्मेशन के मिड फेज में है, और वांगलिंग उस बंदे को ऐसा पलक झपकते मार सकता था। फिलहाल ये दोनों लोग एक माउंटेन के ऊपर जाकर रुकते हैं, और किलिन सिटी से 3000 मील की दूरी पर आ चुके थे। अभी जो ब्लैक क्लॉथ वाला बंदा था ये बोलता है एंसेस्टर मैंने वो लड़की को ले आया हूँ, और ये नील डाउन होता है एक पैर पे और चेस्ट पर हाथ रखता है। अब उधर से आवाज़ आती है कि तुम जा सकते हो, और ये बंदा वापस लौट जाता है। इधर वांगलिंग कुछ 1000 मील की दूरी पर खड़े होकर के देख रहा था।
अब पता नहीं चाइनीज में 1000 मील थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, 1000 फीट होना चाहिए। अब इधर वांगलिंग फर्स्ट डेविल को बाहर निकालता है, यानी कि जू लीगुओ को। जू लीगुओ काफ़ी खुश होता है क्योंकि वांगलिंग इसे उस ब्लैक क्लॉथ गाय की तरफ भेज देता है। इधर वो लड़की युनफे काफ़ी नर्वस थी। युनफे क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन जो वांगलिंग ने इसके ऊपर लगाया था उन्हें तोड़ना चाहती थी। बहुत लोगों से मिली पर कोई मदद नहीं कर पाया। पर ये एक बंदा मिला था इसे जो कि बोला था इसे कि है मेरे पास ऐसे कोई जो कि इसे तोड़ सकते हैं, पर तुम्हें एक प्राइस पे करना पड़ेगा। और क्योंकि जब ये बंदा जो इसे लेकर आ रहा है वो कोर फॉर्मेशन के मिड फेज में, तो इसका जो भी गुरु होगा वो तो और पावरफुल होगा। यही सोचकर युनफे यहाँ पर आई थी। पर ये लड़की ये भी सोचती थी कि पर वांगलिंग जो है उसका कल्टीवेशन अलग लेवल पे, नाम तो इसे पता ही नहीं था। अब युनफे उस दौरान इधर ब्लैक मिस्ट की तरफ देखती है और कहती, सीनियर क्या सच में आप इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ सकते हो? अब इधर जो ब्लैक मिस्ट था एक ड्रैगन का शेप लेने लगता है और युनफे को थोड़ा आगे आने को बोलता है। युनफे आगे बढ़ती है और ऊपर में से एक पवेलियन दिखाई देता है और यहाँ पर इसे एक मिडिल एज मैन दिखाई देते हैं। और युनफे को देखकर ये भी थोड़े अचंभित से होते हैं और ये अब इस लड़की युनफे से कहते हैं कि मैं इस रेस्ट्रिक्शन को तो हटा सकता हूँ, पर तुम्हें नाम बताना पड़ेगा। अब युनफे भी कहते हैं, सीनियर ये मैं आपको नहीं बता सकती, इसके बदले में आपको क्या चाहिए, पिल्स वगैरह चाहिए, मैं एक्सचेंज कर सकती हूँ। अब ये मिडिल एज मैन भी कहता है, नहीं बताओगी तो रेस्ट्रिक्शन नहीं हटाऊंगा। सी ऑफ डेविल्स में इस रेस्ट्रिक्शन को हटाने वाले बहुत कम लोग हैं। अब युनफे कहती, अगर आप इसे तोड़ दिए तो फिर मैं आपको बता दूंगी। मिडिल एज मैन हंसते हैं और इस दौरान एक पर्पल रॉक निकालते हैं और साथ में एक स्पिरिचुअल टेक्निक यूज करते हैं। ये जो रॉक था ये चमकने लगता है और इसमें से एक रेड लाइट युनफे के माइंड में, यानी जो आईब्रोज का बीच वाला हिस्सा होता है, वह एंटर करता है। मिडिल एज मैन एक तरह से युनफे को अंदर से एकदम एग्जामिन कर रहे थे, पर इस दौरान युनफे का जो आईब्रोज था वहां पर एक सिंबल चमकता है और मिडिल एज मैन इसे देखकर एक स्माइल देते हैं कि ये सच में एंशिएंट रेस्ट्रिक्शन ही है। अब इस दौरान मिडिल एज मैन इनके पास जो रॉक था उस पर अपना हल्का सा ब्लड डालते हैं और रॉक में से इस बार ब्लैक एंड व्हाइट लाइट निकलती है और युनफे के आईब्रोज की तरफ पड़ती है। पर तभी अचानक से एक शैडो यहाँ पे प्रकट होता है युनफे के जस्ट ऊपर, जो कि मानो बीस्ट के समान हो और पलक झपकते युनफे के सोल को ये निकल जाता है और इतना फास्ट होता है और साथ में जो ब्लैक एंड व्हाइट लाइट था उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। गलती इसकी यही थी कि वांगलिंग के बाद इसने माना नहीं, और अगर ये मान ली होती तो वांगलिंग जब सी ऑफ डेविल से जाता तो हमेशा से ये बंदा अच्छा ही है, छोड़ देता है किसी को, तो इसको भी जाने देता। और युनफे की जो बॉडी थी उसे ये बीस्ट चारों तरफ से घेर लेता है और एक स्टोरेज बैग में मानो इसे रख लेता है। और इस लड़की का जो गोल्डन कोर था, क्योंकि ये भी कोर फॉर्मेशन की थी, उसे भी स्टोर कर लेता है। अब ये निकलने वाला था। अब मिडिल एज मैन इस चीज को देखकर, क्योंकि इतना जल्दी हुआ था, ये भी अवाक रह जाते हैं। और ये बीस्ट क्या है इन्हें भी समझ में नहीं आता कि किसी के भी सोल को ऐसा पट से कैसे कोई निकल सकता है। और इन्हें भी लगता है अगर ये बीस्ट यहाँ पर है तो इसका मास्टर भी आसपास ही होगा। अब ये अपनी ऑरा से इसको यानी कि सोल को घेरने लगते हैं। अब सेकंड डेविल ये इस ब्लैक मिस्ट और इन अटैक के बीच में घिर चुका था। सेकंड डेविल को फर्क नहीं पड़ता, ये युनफे के कोर को निकल जाता है और इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है और पलक झपकते ये एक था पर 10 हिस्सों में बढ़ जाता है, 10 से 100। और जो टेक्निक इसे ट्रैप करने वाली थी वो इसे कर नहीं पाती क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाता है। अब इधर मिडिल एज मैन ये सोनिक बूम अटैक यूज करता है। एक ड्रम था इसके पास और ये इस सेकंड डेविल पर अटैक करने लगता है जो कि कई हिस्सों में बटा हुआ था। और ये कहता है कि तुम मुझे भागे हो, तुम्हें तो मैं जाने नहीं दूंगा, मुझे पता है तुम मुझे समझ सकते हो, और अभी तक मैं तुम्हें बस ब्लॉक कर रहा था, पर अब मैं तुम पे अटैक करूंगा। सेकंड डेविल हंसता है और खुद ये अब एक सोल अटैक इस बंदे की तरफ बढ़ा देता है। अटैक इतना फास्ट था कि ये मिडिल एज मैन ये खून की उल्टी करने लगता है। पर मिडिल एज मैन में हल्का से इस अटैक का झटका लगा था। ये एक वेपन निकालता है जो कि लकड़ी के जैसा था और उसके थ्रू इस सोल अटैक को ब्लॉक करने लगता है। ये हैरान था कि यार ये बंदा, मतलब ये जो भी बीस्ट है, ये सोल अटैक्स यूज कर सकता है, कुछ भी हो जाए, इसका जो भी मास्टर हो, पर मैं इस बीस्ट को चुरा के रहूंगा। पर दूर से आवाज आती है, सच में, क्योंकि सेकंड डेविल ये एक टोर्नेडो, एक चक्रवात सा बना देता है और जो भी अटैक्स थे इस बंदे के उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। और आसपास जो भी फॉग था जो इस बंदे ने बनाया था ये उन्हें पूरी तरह से तीतर बीतर कर देता है। अब इस दौरान मिडिल एज मैन को दूर में एक बंदा दिखाई देता है जो कि काले कपड़ों में था और उसके बाल सफेद थे और जो इसी की तरफ आ रहा था। लग रहा था वो धीरे धीरे आ रहा है पर वो काफी फास्ट आ रहा था, पलक झपकते वो इसके सामने था। मिडिल एज मैन ये अपने ड्रम वाली टेक्निक को यूज करता है और वांगलिंग की तरफ देखकर कहता है, तुम ही होगे ना वो जिसने वो एंशिएंट रेस्ट्रिक्शंस यूज किए थे। फिलहाल सेकंड डेविल वांगलिंग की तरफ लौट आता है। वांगलिंग इस बंदे की तरफ देखता है जो कि कोर फॉर्मेशन के लेट फेज के भी पीक पर था, यानी कि नासेंट सोल के काफी करीब था। पर जब तक बंदा नासेंट सोल पे नहीं गया वांगलिंग उसे मार सकता था। और ये कहता है, मैं इस बीस्ट का मास्टर हूँ और तुमने कहा कि तुम इसे चुराना चाहते हो तो ट्राई करके देख सकते हो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। वैसे अब ये जो मिडिल एज मैन था इसका नाम था क्यू सिपिंग।
अब जब वांगलिंग इसे डायरेक्ट चुनौती देता है तो इसे लगता है कि वांगलिंग के पास कोई और ना तरीका तो होगा ही, और ये कहता है अरे मैं ऐसी मजाक कर रहा था, उम्मीद है तुम माइंड नहीं करोगे। सेकंड डेविल तो उसके पास वापस लौट चुका था। अब वांगलिंग अपने जी रियल्म को एक्टिवेट करता है और आसपास एक रेड ऑरा वो देखने को मिलती है, और क्यू सिपिंग की भी नजर वांगलिंग की आंखों पर जाती है जो कि लाल रंग का चमक रहा था। वो भी एकदम डर जाता है। क्यू सिपिंग को भी गुस्सा आता है कि यार ये बंदा सेम लेवल पर है पर इतना खतरनाक। अब इसने 8 बॉल बनाए थे अपने फॉग से, वो वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है, पर तब तक वांगलिंग सीधा बोलता है डेस्ट्रॉय। वांगलिंग का जो जी रियल्म का पावर था इस फॉग से एकदम आर पार निकलता है और फॉग पूरी तरह से कोलैप्स करने लगता है। 8 जो बॉल ऑफ फॉग थे वो गायब हो चुके थे। क्यू सिपिंग इस दौरान अपनी ब्लडी ऑरा को यूज करता है ताकि ये जो रेड लाइटनिंग अटैक था इसे ब्लॉक कर सके, पर ब्लड भी काम नहीं आता। क्यू सिपिंग वो जो इसके पास वो वुड था जिससे इसने पहले सोल अटैक को ब्लॉक किया था, ये उसे निकालता है। वांगलिंग का जी रियल्म इसके इस वुडन ब्लॉक से टकराता है, पर ये लाइटनिंग पावर जी रियल्म का पावर इस लकड़ी को भेदते हुए क्यू सिपिंग की बॉडी में एंटर कर जाता है। क्यू सिपिंग इस दौरान खून की उल्टी करने लगता है और अब ये यहाँ से भागने लगता है। वांगलिंग भी हैरान था, यार ये बंदा मरा कैसे नहीं इसके जी रियल्म के पावर से। ये दूसरी बार हो रहा था। इसके पहले शांगवानमू करके एक बंदा था जो सी ऑफ डेविल्स में शायद 200 साल पहले की बात थी ये, पर उसके पास एक मिस्टीरियस पेपर था जिसकी वजह से वो बच गया था। अब वांगलिंग क्यू सिपिंग का पीछा करता है। क्यू सिपिंग भी बोलता है कि भाई तुम्हारे मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मारना क्यों चाहते हो मुझे। वांगलिंग भी कहता है तुम्हारी वजह से वो लड़की मारी गई क्योंकि तुमने ही इस बंदे को तुम्हारे साथी को भेजा था कि वो इसे यहाँ पे लेके आए, अब तुम्हें मैं जाने कैसे दूंगा। क्यू सिपिंग भी कहता है कि यार मुझे लगा था एंशिएंट रेस्ट्रिक्शन वाला बंदा मिलेगा तो मेरी मदद हो जाएगी, इसलिए मैंने उस लड़की को बुलाया था। और ये वांगलिंग से फिर से कहता है कि तुम भी कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में हो, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारा भी नासेंट सोल जल्द ही बनने वाला होगा। अब वांगलिंग थोड़ा शांत होता है और बोलता है कि मेरे पेशेंट का एक लिमिट है, मैं तुम्हें थोड़ा सा समय देता हूँ कुछ शब्दों का, अगर मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हुआ तो फिर तुम मारे जाओगे। अब क्यू शिपिंग बोलता है आपको तो पता ही होगा कोर फॉर्मेशन और नासेंट सोल में डिफरेंस काफी बड़ा होता है। वांगलिंग बोलता है तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस पूरा हुआ। अब क्यू शिपिंग थोड़ा रुकता और बोलता है पर हमें नासेंट सोल में ब्रेक करना है तो कुछ पिल्स चाहिए। वांगलिंग बोलता है सेकंड सेंटेंस पूरा। अब ये बंदा बोलता है कि पर मैं जानता हूँ पिल्स से भी कुछ चीजें अच्छी होती हैं, अगर कोई इंसान उसे खा ले तो नासेंट सोल में पहुंचना बहुत ईजी होगा। मैं बात कर रहा हूँ नासेंट सोल के कल्टीवेटर का, नासेंट सोल मिल जाए अगर तो। और मेरे हिसाब से मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर 2 लोग हैं जो कि मारे जा चुके हैं, मतलब नासेंट सोल के कल्टीवेटर है, मारे मतलब पता नहीं। और ये कुछ नाम बोलता है गोइक्सी। तो स्टोरी यही समाप्त